बताओ भाई। यस मैं सर। गीता गुप्ता से पूछ रहा हूँ कब से क्लास कर रहे थे, ये बोल ही नहीं रही है। क्यों भाई, एक तो तुम लोग को अपना डीपी पे अपना फोटो लगाना चाहिए। बताओ, मेरी शक्ल तुम लोग देखते हो, मैं तुम लोग की शक्ल ही नहीं देख पाता हूँ। क्यों? माना कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लगाना चाहिए ना अपना। अच्छा, तुम में से किसने किसने एडमिशन ले लिया है ब्रिक्स में? हम्म? किसने किसने एडमिशन है? मैं क्या, देखो दाढ़ी आ गए, मूछ आ गए, बाल पक गए, अब कहाँ अच्छी शक्ल है? ठीक है ना? बोलो। आकिब साहब ने एडमिशन ले लिया है। और किसने लिया है? तो तुम लोग जो है पढ़ाई शुरू कर दो बेटा। एडमिशन ले लो, सीरियस हो जाओ। अब कुछ दिनों में इंशाल्लाह ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? मालूम है आप लोगों को? तो मैं जो बता रहा था कि लास्ट क्लास में हमने ब्लड कोगुलेशन की बात की थी। ब्लड कोगुलेशन में देखो, आपने सुना था ना हेपारिन? हेपारिन का नाम सुना है? हेपारिन क्या करता है बताया था? हेपारिन क्या करता है बताया था लास्ट क्लास में हमने? बताइए तो। बताइए भाई। मैंने बताया था कि नहीं? यस या नो बोलिए। एंटी ब्लड क्लॉटिंग हमको ये मत बताइए। यस या नो बोलिए। अरे मैंने बताया था। हाँ तो ये बोल रहे, देखो क्या होता है ना, आपसे कोई पूछे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं करता है, वाई नॉट? ब्लड वेसल के अंदर ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं करता है, आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर दोगे? बताओ भाई। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है? एनीवन? क्यों? ब्लड वेसल से बाहर जब ब्लड निकलता है तो ब्लड में ही तो हेपारिन भी रहता है, तो फिर बाहर कैसे कोगुलेट हो जाता है बताइए? मैं ये जैसे मान लीजिए समर, ये समर का, समर मेरे बेटा का नाम है, मालूम है? समर एंड शहर। समर इज द नेम ऑफ माई सन। सारा एंड समरन है, तुम लोग सारा एंड समरा है, और मेरे बेटा का नाम समर है। अच्छा, समर है तुम्हारा, समर ही है। ठीक है ना? तो मेरे भतीजी का नाम, बेटी मतलब बड़े भाई की बेटी का नाम, ही इज ऑल्सो डॉक्टर, आई सर्जन। तो उसका नाम सारा है, और मेरे बेटे का नाम समरा है। तो समर और शहर ऑलमोस्ट। ठीक है ना? देखो क्या होता है ना, ये ब्लड वेसल है, सपोज दिस इज द ब्लड वेसल। अब मान लो यहाँ पे डैमेज हुआ, तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, ये ब्लड है, ये ब्लड है, तो ये ब्लड निकलेगा तो इस ब्लड में ही तो हेपारिन है, तो जब निकलेगा तो ऐसा थोड़ा कि हेपारिन बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर अंदर में क्लॉट नहीं, अंदर में क्या होता है? क्लॉट नहीं होता है, बाहर में क्लॉट बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो उसका जो चीफ रीजन है ना, जो फर्स्ट सबसे प्रिंसिपल रीजन है, वो सबसे प्रिंसिपल रीजन क्या है? प्रिंसिपल रीजन है कि इसमें ब्लड के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो, भाई ज्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर किन फॉर्म में? इनसाइड द ब्लड वेसल। एक तो रीजन ये है, इनसाइड द ब्लड वेसल। क्लॉटिंग फैक्टर्स मोस्टली इन इनएक्टिव फॉर्म। और अगर मान लिया कोगुलेशन स्टार्ट भी हो जाता है ना, सपोज सपोज कोगुलेशन स्टार्ट भी हो जाता है, तो क्या होता है ना, आपको याद है ना, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ भाई। ये बताया था ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। मान लो अगर यहाँ तक स्टेप पहुंच भी जाता है, किसी वजह से एक्टिवेट भी होता है, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या है? हेपारिन है। वो हेपारिन वर्क अगेंस्ट, हेपारिन वर्क अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट दिस। किसके अगेंस्ट? तो प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज के अगेंस्ट, प्लाज्मिन नहीं, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज के अगेंस्ट। तो हेपारिन वहां पे तो फिर आगे कोगुलेशन हो पाएगा? बोलो, क्या कोगुलेशन हो पाएगा? तो हेपारिन भी कोगुलेशन में रोकता है। तो एडिशनल फैक्टर एक तो हो गया ये, इनसाइड द ब्लड वेसल क्लॉटिंग फैक्टर मोस्टली इन इनएक्टिव फॉर्म। दूसरा रीजन हो गया प्रेजेंस ऑफ हेपारिन
इसके अलावा हमारे किससे, ब्लड वेसल्स के एपिथेलियल सेल से एंटी थ्रोम्बिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एंटी थ्रोम्बिन। किससे? ब्लड वेसल के एपिथेलियल सेल से, और ये भी कोगुलेशन को रोकता है। नेक्स्ट जो एक और चीज है, हमारे ब्लड में टीपीए रहता है। क्या रहता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। अब आपको इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं तो चलो थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन पूरा डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्टिवेटर क्या होता है ना, लीवर है, लीवर से एक केमिकल रिलीज होता है ऑल द टाइम जिसका नाम है प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन अपने कुछ नहीं करता है, लेकिन ब्लड वेसल में टीपीए, ब्लड वेसल्स के जरिए टीपीए रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? टीपीए ब्लड वेसल के जरिए ही रिलीज होता है। और ये टीपीए किस पे वर्क करता है? प्लाज्मिनोजेन पे। और इसको किस में चेंज कर देता है? प्लाज्मिन में। और प्लाज्मिन क्या करता है ना, अगर मान लो कहीं क्लॉट बन भी गया है तो ब्रेक डाउन द क्लॉट, ब्रेक डाउन द क्लॉट, ब्रेक डाउन द क्लॉट। तो इस वजह से हमारे ब्लड वेसल के अंदर मोस्टली कोगुलेशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोगुलेशन भी हो जाता है। समझ में आया ये बात? तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? ये। दूसरा क्या है? ये। तीसरा क्या है? ये। कोई दिक्कत है बोलो भाई? और चौथा क्या है? टीपीए। तो आपको इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस पे और इस पे। हेपारिन किसके अगेंस्ट वर्क करता है? बताइए जल्दी से। बोलो भाई, हेपारिन किसके अगेंस्ट वर्क करता है? थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज के, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एंटी थ्रोम्बिन भी होता है, टीपीए भी होता है। इन सब पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन अभी आगे सुनेंगे जब हम डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तो ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाता है? क्लॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लॉट बन जाते हैं। ये क्लॉट जो होता है क्या होता है? ये क्लॉट कभी कभी बन जाते हैं। क्यों होता है, बनता है? तो क्या होता है ना, यहाँ का जो ब्लड वेसल है डैमेज हो जाता है, या और भी रीजन हो जाते हैं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन जाता है ब्लड में तो भी क्लॉट बनने के। तो इंट्रावास्कुलर क्लॉट इज नोन एज, अगर ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन जाए तो उसको हम क्लॉट के नाम से नहीं जानते, बल्कि उसको क्या कहते हैं? इंट्रावास्कुलर क्लॉट इज नोन एज थ्रोम्बस और इम्बोलस। इंट्रावास्कुलर क्लॉट, इंट्रावास्कुलर क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर अगर क्लॉट बनता है नोन एज थ्रोम्बस और इम्बोलस। दो, ये दो अलग अलग चीज, दोनों क्लॉट ही है, लेकिन कब इम्बोलस करते हैं कब क्लॉट करते हैं अभी बता रहा हूँ। थ्रोम्बस या इम्बोलस। बिल्कुल कैल्शियम का कोगुलेशन कमी हो तो कैल्शियम को ब्लड कोगुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ब्लड कोगुलेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, थ्रोम्बस कब करते हैं, इम्बोलस कब करते हैं? थ्रोम्बस जहाँ पे क्लॉट बना है ना, वहीं पे रुक गया तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। लेकिन यहाँ से ये डिस्चार्ज होकर अलग चला है तो इसको हम कहते हैं इम्बोलस। अगर यहाँ पे है तो ये कहलाएगा थ्रोम्बस, और ये यहाँ से हट गया तो ये क्या कहलाएगा? इम्बोलस। जहाँ पे बना वहीं पे रह गया क्लॉट तो उसको कहेंगे थ्रोम्बस, प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ओरिजिन। और अगर वो वहां से डिस्प्लेस हो गया तो उसको क्या कहेंगे? इम्बोलस। समझ में आया? प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ओरिजिन। प्रेजेंट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन। साइट ऑफ ओरिजिन। अब देखो, अभी अबूजर ने क्वेश्चन पूछा, सर किसी के बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो तो ब्लड कोगुलेशन होगा? भाई अगर कैल्शियम की कमी है तो ब्लड कोगुलेशन स्लो हो जाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर कोगुलेशन। अब जितने कैल्शियम की कमी होगी उसी हिसाब से क्लॉट नहीं होगा। ठीक है ना? समझ में आया बात? बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात। अब आप सबने सुना होगा कि लेबोरेटरी में, कहाँ पे? लेबोरेटरी में, ब्लड बैंक में खून को रखा जाता है, तो वहां पे क्लॉट क्यों नहीं बनता है?
बताइए वहां पे क्लॉट क्यों नहीं बनता है? देखो क्या करते हैं ना, मान लो ये एक बोतल खून आप में से किसी ने दिया, एक बोतल खून आप में से किसी ने दिया, ये है एक बोतल खून, ठीक है। अब इस खून में क्लॉट बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो इसमें कैल्शियम का होना जरूरी है कि नहीं? अगर हमने इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो यहाँ से कैल्शियम को हटा दे, कैल्शियम आयन को रहने नहीं दे, तो क्या ये क्लॉट बन पाएगा? क्या ये क्लॉट बन पाएगा? बताओ भाई, इसमें से कैल्शियम को हटा दिया जाए तो क्या ये क्लॉट बन पाएगा, चाहे कितना भी एक्टिव? तो यही काम किया था इसमें, ऐसे केमिकल, बाकी लोग बोलो, एक बच्चे ने नो कहा, तो इसमें ऐसे सब्सटेंस को मिलाए जाते हैं कि वो यहाँ से कैल्शियम को रिमूव कर ले, रिमूव द कैल्शियम। तो वो सब्सटेंस क्या है? रिमूवल ऑफ कैल्शियम। तो वो कई तरह के सब्सटेंस होते हैं, दो तीन नाम याद रखने हैं, जैसे कि आप में से किसी ने लिखा ईडीटी है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, सीपीटी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ये सब सीपीडी। इथाइलिन डाइमाइन लिख दो फुल फॉर्म, लिख देता हूँ, डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉस, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉस, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी सामान होता है, ये दोनों को मेनली हम यूज करते हैं। और एक और टर्म होता है हीरोडिन, नाम सुना है हीरोडिन का? हीरोडिन का नाम सुना है? सर्जन सब इसका इस्तेमाल करते हैं। सना नवाज पूछ रही है कि सर कैल्शियम पे ही, कि आपने पिछला क्लास किया था बेटा सना नवाज? हैव यू डन द लास्ट क्लास? सना नवाज, आपने पिछला क्लास किया था? तो पिछले ब्लड कोगुलेशन जब हमने पढ़ाया था तो वो क्या बताया था? कैल्शियम क्यों जरूरी है बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। हर स्टेप पे कैल्शियम की जरूरत होती है बेटा, ये देखो, कैल्शियम की यहाँ जरूरत है, कैल्शियम की यहाँ जरूरत है, तो क्या बिना कैल्शियम के हो पाएगा कोगुलेशन? ये बताओ, तुम खुद आंसर दो, मैं नहीं दूंगा। बताओ कि कोगुलेशन हो पाएगा? तो नहीं किए थे तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो आपको करना चाहिए ना, वीडियो है आपके पास, कर लीजिए, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, सुनो, अभी पहले हीरोइन की बात करो। तो सर्जन लोग जब सर्जरी करते हैं ना, तो मान लिया जैसे मैं एक सर्जरी किया था, तो उसमें 3 घंटे लगे थे, लगातार 3 घंटे तक पेशेंट से, लगातार पेशेंट से 3 घंटे तक रिकॉर्डिंग मैंने सारे भेज रखे हैं, फिर से कहो तो मैं लिंक भेज दूंगा सना, सारे रिकॉर्डिंग मैंने भेज रखे हैं, ठीक है ना। तो उस दौरान वहां पे, जहाँ पे सर्जरी हो रहा है वहां पे क्लॉट जमना ठीक नहीं है, तो वहां पे क्या, वहां पे लगातार सर्जन लोग क्या डालते हैं? हीरोडिन का इस्तेमाल करते हैं। हीरोडिन क्या है? एक एंटी कोगुलेंट है, जैसे हेपारिन एक एंटी कोगुलेंट है, ये भी एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, जो कि सलाइवा ऑफ लीच से ऑब्टेन किया था, नेचुरल एंटी कोगुलेंट, ऑब्टेन फ्रॉम saliva of leech used by surgeon. It can also be produced through recombinant DNA टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? RDNA टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड कोगुलेशन, ठीक है ना। ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड आप लोग दो टर्म और जान जाए तो अच्छा रहेगा, थ्रोम्बोसिस एंड हेमोरेज। जानते हो हेमोरेज और थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस और हेमोरेज जानते हो बेटा? चलो बताता हूँ, दो टर्म जान लो, ये हो सकता है इसमें भी कि थ्रोम्बोसिस,
थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है? अगर ब्लड क्लॉट बहुत जल्दी बन जाए, अर्ली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, और क्विक, अर्ली से अच्छा आएगा क्विक फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट जैसे खून गिरना शुरू हो इमीडिएटली बन जाए, क्विक फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। और हेमोरेजा, हीमोरेज, कई बार आता है क्वेश्चन हीमोरेज पे। हीमोरेज टर्म आपको कई जगह एनसीईआरटी में भी मिलेगा, 12th क्लास में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो हीमोरेज क्या होता है? नहीं बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग किसने करी अफजाल साहब? नहीं, कहीं भी एक्सेसिव ब्लीडिंग, excessive bleeding is described as hemorrhage. Excessive bleeding is described as hemorrhage. Excessive bleeding, internal or external or that does not matter, is described as hemorrhage. समझ में आया? तो ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है ना? इतनी बात आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स। आप में से किसको किसको क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम याद हैं? सारे सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम किसको किसको याद है? चलिए बताइए तो, फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर का क्या नाम है? सना नवाज, जल्दी बोलिए, बिना देखे हुए, ईमानदारी से। हाँ बताइए, सना नवाज बताइए जल्दी से, बिना देखे हुए। देखिए झूठ नहीं बोलना है। ले भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तुम में से आज से कौन कौन क्लास कर रहा है? मिद्दत हसन को, अच्छा, और चलो कोई बात नहीं, जो लोग भी आज से कर रहे हैं पुराना वीडियो सबको देख लीजिएगा। मैं आज एक बार फिर से लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है ना, सारे का। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। लिम्फ का नाम सुना? आप सबने सुना होगा लिम्फ का नाम? लिम्फ का नाम सुना है सबने? ये सुना होगा, जरूर सुना होगा लिम्फ का नाम। तो लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ को देखो, ब्रैकेट में टिश्यू फ्लूइड लिखा है, लेकिन ये टिश्यू फ्लूइड नहीं होता है। लिम्फ इज नॉट टिश्यू फ्लूइड। अरे ये देखो, किसी ने पूरा लिख के भेज दिया भाई साहब, जबरदस्त। अफजाल साहब पूरा फॉर्म में आ गए हैं। इन्होंने सारे फैक्टर का नाम कहीं से, वेरी गुड, इतना तुम्हें याद है, वेरी गुड अफजाल। यू आर फ्रॉम विच प्लेस अफजाल? कहाँ से हो बेटा? वेरी गुड। आई थिंक तुम तो पहले क्लास भी ज्यादा पहले से नहीं कर रहे हो, तुम शुरू से क्लास कर रहे हो अफजाल? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो सब याद कर लेना, ठीक है ना? तो देखो, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड नहीं कहते हैं, ये बात पहले तो ये जान लो। लिम्फ इज नॉट अ टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ इज नॉट अ टिश्यू फ्लूइड। यू शुड नॉट कंफ्यूज लिम्फ विद टिश्यू फ्लूइड। एनसीईआरटी में ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब लिम्फ ही टिश्यू फ्लूइड नहीं है, ठीक है? बट एक बात जरूर याद रखना कि टिश्यू फ्लूइड से ही लिम्फ बनता है। लिम्फ इज नॉट टिश्यू फ्लूइड, बट टिश्यू फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। आपको होगा कैसे, तो वो समझाएंगे। आप पहले यहाँ पे मैं यही लिख दे रहा हूँ, लिम्फ इज not of tissue fluid but lymph formed from tissue fluid। किससे बनता है? टिश्यू फ्लूइड से। अब कैसे बनता है? अच्छा ये बताओ, आपको क्या लगता है टिश्यू फ्लूइड कैसे बनता है? किस चीज से बनता है टिश्यू फ्लूइड? एनीवन? एनीवन? टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम फैट। असर नफीस बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। किस चीज से बनता है टिश्यू फ्लूइड? तो टिश्यू फ्लूइड बनता है ब्लड से। टिश्यू फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम ब्लड कंपोनेंट। टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा लिखना सही नहीं होगा, फॉर्म्ड फ्रॉम मतलब कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सारे कंपोनेंट नहीं, सम कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट, इसलिए हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड लिख रहे हैं, सम कंपोनेंट ऑफ ब्लड।
तो अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, आप सबको ये डायग्राम दिख रहा होगा। देखो जैसे कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ये खून निकला, ये खून यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ये खून निकला, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया। आर्टेरियल सिस्टम अल्टीमेटली किस में डिवाइड होता है? कैपिलरीज में। भाई हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एओर्टा। एओर्टा अल्टीमेटली किस में डिवाइड होता है? कैपिलरीज में, यही ना होता है। और कैपिलरीज अल्टीमेटली यूनाइट किस में होता है? वेन में। तो ये बात तो समझ में आ गया ना। तो ये वाला चीज समझ में आया, ये वाला चीज समझ में आया। अरे इसको किस चीज से दिखाएं, ये समझ में आया भाई, ये बात समझ में आया, आया कि नहीं आया? बोलो भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये ऐसे होता है, ठीक है ना। उसी तरह से राइट वेंट्रिकल से क्या होता है? कौन से वेंट्रिकल से? राइट वेंट्रिकल से खून निकलता है, कहाँ जाता है? लंग में, और लंग से अल्टीमेटली कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन। खैर ये हमको अभी पल्मोनरी और सिस्टेमिक हम आगे पढ़ेंगे। इतनी बात, ये डायग्राम समझ में आया, आया कि नहीं आया? ये जो हमने जितना पे हमने किया है, ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला चीज, ये वाला चीज, और दूसरा ये वाला चीज, कौन वाला? ये वाला, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अब इसमें से सबको क्लिक मारता हूँ। अब आप बताओ, खुद बताओ, कैपिलरीज में बहुत सारे पोर्स होते हैं कि नहीं? कैपिलरीज में बहुत सारे पोर्स होते हैं कि नहीं? यस या नो? यस। तो इन पोर्स के जरिए ब्लड के कुछ कंपोनेंट बाहर आते हैं कि नहीं? सारे कंपोनेंट नहीं, ब्लड के कुछ कंपोनेंट। तो क्या होता है ब्लड के कंपोनेंट? क्या क्या है ब्लड के कंपोनेंट? क्या क्या है भाई? तो ब्लड के कंपोनेंट जो हैं वो हैं ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या है? तो प्लाज्मा में है वाटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इंक्लूडिंग ब्लड प्रोटीन, इंक्लूडिंग ब्लड प्रोटीन, इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यही तो होता है भाई प्लाज्मा में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो ब्लड कैपिलरीज है उसके जरिए क्या चीज बाहर निकलता है? तो उसके जरिए बाहर निकलता है डब्ल्यूबीसी। क्या निकलता है? डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं निकलता है। आपको शायद हमने बताया होगा कि ये ब्लड कैपिलरीज है, और इसमें जो ब्लड कैपिलरी में जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के जरिए सिर्फ डब्ल्यूबीसी निकल सकता है, और जिस मूवमेंट के जरिए निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डायब्डेसिस या अमीबॉइड मूवमेंट। तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी बाहर निकलता है। तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है? यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है? सेल्स है, और सेल्स के बीच में जो जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके बीच में जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या आ गया? डब्ल्यूबीसी आ गया। अब प्लाज्मा में वाटर तो बाहर आएगा ही आएगा, डिपेंड अपॉन द प्रेशर। उसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएगा? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएगा, बोलो भाई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएगा? प्रोटीन्स के कुछ कंपोनेंट। पूरा प्रोटीन्स सारे नहीं आएंगे, जैसे एल्बुमिन बाहर नहीं आएगा, एल्बुमिन बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। थोड़ा ग्लोबुलिन थोड़ा बहुत आएगा, फाइब्रिनोजेन भी थोड़ा सा आएगा, फाइब्रिनोजेन भी थोड़ा सा आएगा, लेकिन एल्बुमिन बिल्कुल भी नहीं बाहर आएगा, क्योंकि एल्बुमिन इज अ लार्जर प्रोटीन। तो प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट बाहर आएंगे? बोलो भाई, मैं क्या जो पूछ रहा हूँ वो बोलो ना। क्या प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट बाहर आएंगे? नहीं। प्लाज्मा में जो लार्जर ब्लड प्रोटीन है, जैसे कि एल्बुमिन, दैट डज नॉट कम आउट। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमने देखा क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि सम ब्लड प्रोटीन, जैसे ग्लोबुलिन आता है, फाइब्रिनोजेन कुछ आता है, लेकिन एल्बुमिन बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो सब बाहर आएंगे। उसके अलावा सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे। तो अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो बाहर आता है ना, उस मटेरियल को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, हार्मोन की बात नहीं करेंगे हम, हार्मोन
उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड क्या है ये समझ में आया। कई बार इसको इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। बोलो भाई ये समझ में आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, या इसको कई बार हम लोग इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड को हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा क्या कहते हैं इसको, बोलो भाई बोलो, इसका दूसरा नाम है इंटरसेलुलर फ्लूइड। और क्या होता है, तो यहां पे क्या आ गया, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड तो कंटिन्यूअसली आ रहा है कि नहीं बेटा, सब आंसर बता चुके हैं पिछले क्लास में। डायबिटीज क्या होता है ये सब समझा चुके हैं, आपने पिछला क्लास किया है कि नहीं किया अफजाल बेटा, किया है कि नहीं किया है तो पिछले वीडियोस को देखिए, ये सारी चीजें बता चुके हैं कि WBC बाहर आता है, किया है या नहीं किया है तो करिए, पुराने मैं आज लिंक भेज दूंगा सारा। प्लेटलेट्स क्यों नहीं आता है, RBC क्यों नहीं आता, सिर्फ WBC क्यों आता है, ये हमने आंसर बता चुका है, ठीक है ना। तो देखो ये कंटिन्यूअसली बाहर आता है कि नहीं भाई, ब्लड से हमेशा प्रेशर के जरिए इधर फ्लूइड आ रहा है, तो कंटिन्यूअसली ये फ्लूइड निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, येस और नो। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगा ना। तो नेचर ने क्या किया है ना, जितने भी ब्लड कैपिलरीज है उसके कॉरेस्पोंडिंग ब्लाइंड इंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज में इसके ऊपर इसमें बहुत सारे छेद है, लेकिन इसमें कोई इधर से ओपनिंग नहीं है। जैसे कि ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, इधर भी ओपनिंग है इधर भी ओपनिंग है, लेकिन इसमें सिर्फ वन साइड में ओपनिंग है और बाकी इसमें छेद है बहुत सारे, ये इधर को ओपनिंग है। तो इस तरह के कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड इंडेड कैपिलरीज। क्या कहते हैं, ब्लाइंड इंडेड कैपिलरीज। तो जितना भी ब्लड कैपिलरीज है उसके कोरस्पोंडिंग ब्लाइंड इंडेड कैपिलरीज होते हैं। कौन से कैपिलरीज होते हैं, ब्लाइंड इंडेड, और इसमें पोर का साइज काफी बड़ा होता है इन कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज। तो जब जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है ना, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड है ना, वो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड कहाँ पे घुस जाता है, कहाँ घुस जाता है बोलो भाई, इस ब्लाइंड इंडेड कैपिलरीज। और जब इसके अंदर चला गया ना, ब्लाइंड इंडेड कैपिलरीज के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड, तो अब ये कहलाता है लिम्फ, क्योंकि इन कैपिलरीज का नाम क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे देखो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, इसके कोरस्पोंडिंग ये ब्लाइंड इंडेड कैपिलरीज है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, इसके कॉरस्पोंडिंग है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो बात समझ में आया। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ कहाँ से बना, किस चीज से बना, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जैसे टिश्यू फ्लूइड पहुंचता है उसको किस नाम से जानते हैं, लिम्फ के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली लिम्फ जो है किससे बना है, टिश्यू फ्लूइड से, लेकिन लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड का कंपोजिशन बिल्कुल सेम नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और लिम्फ सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कहलाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट, इनके अंदर कहलाता है, न कि कहाँ पे, इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड के अंदर। टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ नहीं कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ नहीं कहते हैं। जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर घुसा तब उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और यहाँ से लिम्फेटिक कैपिलरीज से अल्टीमेटली हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लिम्फ का कंसेप्ट समझ में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ब्लड से बना क्या, टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से क्या बना लिम्फ। इतना तक का तो कोई दिक्कत, एन लिख दो अगर नहीं दिक्कत है तो, ठीक है। अब ये लगातार लिम्फ बन रहा है, ब्लड में से कंपोनेंट बाहर जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा गंभीर समस्या है भाई, गंभीर समस्या है कि नहीं है। और लगातार लिम्फ जा रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड का अमाउंट कम होता जाएगा, लिम्फ का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, इस समस्या का क्या निदान नेचर ने कर रखा है, बोलिए क्या निदान है इस समस्या का नेचर के पास। एनीवन, जस्ट थिंक। अली राजा ने कहा सर नेफ्रॉन, नहीं अली राजा ना, सारा समदानी ने कहा बैक टू ब्लड वेन्स। यू आर राइट। होता क्या है सुन लो, पहले आप ये बात जान लो कि लिम्फ कैपिलरीज की शुरुआत, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, बिल्कुल अफजाल ने भी सही आंसर दिया है। देखो
अब सुन लो मेरी बात। अब चलो ठीक है, तुम लोग अपना ज्ञान बांट चुके हो, अब मुझे थोड़ा सा बता देने दो। देखो क्या होता है ना, लिम्फेटिक कैपिलरी से शुरुआत हुआ लिम्फेटिक सिस्टम का। अब लिम्फेटिक कैपिलरी जब आपस में यूनाइट होते हैं तो क्या बनते हैं? बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरी आपस में यूनाइट हुए तो क्या बनता है? बोलो भाई, क्या बनता है? लिम्फेटिक वेसल। क्या बनता है? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल जब बहुत सारे यूनाइट होते हैं तो क्या बनता है? लिम्फेटिक डक्ट। और जब लिम्फेटिक डक्ट यूनाइट होते तो क्या बनता है? बोलो भाई, हु विल टेल मी? राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में क्या बनता है? बोलो भाई, राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट साइड में लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। अब कहोगे सर ये तो बड़ा अजीब सा, राइट में कह राइट लिम्फेटिक डक्ट, अभी मैं बता रहा हूं लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। ये pour into अभी समझा रहा हूं, राइट सब क्लेवियन वेन। आरती राइट सब क्लेवियन वेन pour into लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अब इस बात को सुनो, अभी तक तो ये सिर्फ डायग्राम मैंने लिखा है, अब डायग्राम बनाना। जैसे कि ये लिम्फेटिक कैपिलरी, सपोज करो ये है लिम्फेटिक कैपिलरी, ये तो इसका ये बन गया, क्या बन गया, इसको क्या कहते हैं, ये तो बन गया ओवल शेप। देखो जैसे कि मान लो ये है आपका लिम्फेटिक कैपिलरी, ये क्यों बन जाता है भाई? ये शेप लगता है, खत्म करो शेप को। हाँ, ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये है लिम्फेटिक कैपिलरी। फिर से ये बन गया, ये क्यों हो रहा है यार? ये है लिम्फेटिक कैपिलरी। अब ये सब यूनाइट हो गया आपस में यूनाइट हो गया। तो अब इस डक्ट का नाम क्या होगा? लिम्फेटिक वेसल। क्या नाम होगा? लिम्फेटिक वेसल। उसके बाद इधर से एक दूसरा और लिम्फेटिक वेसल आया, तो अब क्या बनेगा? इधर से भी लिम्फेटिक वेसल आया, तो कई सारे लिम्फेटिक वेसल आपस में यूनाइट हो गए, तो क्या बना? लिम्फेटिक डक्ट। क्या बना? लिम्फेटिक डक्ट। अब लिम्फेटिक डक्ट आपस में यूनाइट हुआ, बहुत सारे लिम्फेटिक डक्ट, तो क्या बना? ये लो, ये क्या क्या हो जा रहा है यार, वो क्या जा रहा है, ये लिम्फेटिक डक्ट आपस में यूनाइट हुआ तो क्या बन गया? बॉडी के राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट। देखो अब राइट साइड लेफ्ट साइड ये बात भी नहीं समझ में आएगा। मान लो ये अफजाल साहब पिछले जन्म के अफजाल साहब हैं भाई, किसी बच्चे का नाम मुझे याद आता तो मैं उसी बच्चे का, लड़कियों का नाम मजाक नहीं उड़ाता हूँ, अदरवाइज मैं लड़कियों का भी फोटो बना सकता हूँ। ये अफजाल साहब है पिछले जन्म के, इस जन्म के नहीं, ठीक है ना? अब इस अफजाल साहब को यहां से बीच से काट दीजिए, तो एक राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, मान लो, ठीक है? तो राइट साइड में पूरे बॉडी के अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना राइट लिम्फेटिक डक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कहते हैं लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। क्योंकि ये थोड़ा थोरैसिक रीजन में होता है, ये एब्डोमिनल रीजन में होता है, तो इसको कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट और इसको लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सब क्लेवियन वेन होता है, उसी में जाके ये अटैच होता है। तो फिर से वापस खून में चला गया कि नहीं? वेन का मतलब खून, तो किसमें अल्टीमेटली ब्लड जाके गिरा? खून में। तो ये बताओ आपका यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड किस चीज से बना? टिश्यू फ्लूइड किस चीज से बना? अरे यार बहुत मोटा चल रहा है। टिश्यू फ्लूइड बना ब्लड से, और ब्लड अल्टीमेट ये टिश्यू फ्लूइड जो है अल्टीमेटली टिश्यू फ्लूइड से क्या बना? लिम्फ। और लिम्फ अल्टीमेटली कहाँ गिरा? जाके सब क्लेवियन वेन में। देख रहे हो, सब क्लेवियन वेन में कहाँ गिरा? सब क्लेवियन वेन में। समझ में आई बात? सब क्लेवियन वेन का मतलब ब्लड में। तो लिम्फ
जो है टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में गिरा रहा है कि नहीं? लिम्फ जो है टिश्यू फ्लूइड को वापस ब्लड में लेके जा रहा है कि नहीं? बोलो यस या नो। लिम्फ जो है टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में लेके जा रहा है कि नहीं? यस। तो इसीलिए कहते हैं, ये लाइन डायरेक्ट डायरेक्ट आता है, लिम्फ एक्ट एज, ये हो क्या गया है यार, लिम्फ एक्ट एज मेडिएटर ऑफ क्या? ब्लड, सॉरी ब्लड करें, ब्लड नहीं कहो पहले, टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। ठीक है, तो ये बात यहां तक आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बात करते हैं अब। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कैसे बनता है, तो लिम्फ का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ, क्या काम है भाई? वाई नेचर हैव मेड द, एक काम तो ये है कि चलो टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में ले जाता है, ये एक काम है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि एक काम तो ये है कि जो टिश्यू फ्लूइड, भाई एक काम तो सबसे पहला काम क्या हो गया, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। चलो फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो इसमें सबसे पहला क्या याद रखोगे कि ब्रिंग टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड। दूसरा, देखो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, अगर मान लो किसी कहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम, मान लो ये लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाए यहाँ पे, तो क्या टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में लेके जाएगा? क्या टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में लेके जाएगा? बोलो बोलो भाई, नो। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड का डिपोजिशन होने लगता है, और जब एक्सेस डिपोजिशन होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडीमा। ये टर्म भी याद रखिएगा, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ, अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड known as एडीमा, एडी की अम्मा, और लेड टू स्वेलिंग। तो समझ में आया, ये बात समझ में आया? बोलो भाई, एडिमा टर्म आपको एनसीईआरटी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में क्वासियोरकल और मेरास्मस में है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है, तो एडिमा टर्म को भी समझना जरूरी है। दूसरा काम क्या है, आप देखो क्या होता है ना, यहाँ से जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे इसको सप्लाई किया, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स यहाँ से जाके यहाँ के सेल्स को मिला। अब सेल्स जो है क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड, सुन तो लो, सेल क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सीटरी सब्सटेंस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सीटरी सब्सटेंस कुछ अमाउंट में वापस वेनस ब्लड में आता है, लेकिन ज्यादातर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सीटरी सब्सटेंस कहाँ आता है, कहाँ आता है, लिम्फ में। तो बेसिकली lymph is for removal of carbon dioxide and excretory substance from the cells और tissues। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सीटरी सब्सटेंस। एक एक करके ना, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सीटरी सब्सटेंस। इसके बाद आप सबने शायद पढ़ा होगा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में, जब फैट हमारा एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई होता है, उस विलाई के नीचे क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी होता है। उस लिम्फेटिक कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लेक्टियल्स। अंडर लेक्टियल्स और स्पेसिफिक lymphatic capillaries present in the intestinal villi responsible for transport of fat from intestine to blood, from intestine to blood। भाई ब्लड में तो अल्टीमेटली जाएगा वो फैट, क्यों, कोई दिक्कत? बोलो ये बात सबको समझ में आया, ये वाला बात सबको समझ में आया? एक बच्चा वाई लिख रहा है बस, सब सोच सोच के लिख रहा है, ठीक है ना। तो also responsible for responsible for absorption of, absorption लिखना ठीक बात नहीं होगा आई थिंक, for transport of fat
फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। ऐसा क्यों क्यों इसी में होता है, क्यों नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड? और कोई भी काम है लिम्फ का? बोलो, और कोई भी काम है लिम्फ का? एनी मोर वर्क? इसके अलावा आप लोग बहुत सारा बात लिख रहे थे उसी वक्त। हाँ, किसी ने लिखा कि न्यूट्रिएंट्स, देखो लिम्फेटिक सिस्टम जहां कहीं भी होगा वहां ब्लड वास्कुलर सिस्टम होगा ही होगा। ये किसने बता दिया? सारा समदानी की न्यूट्रिएंट्स शुड रीच प्लेसेस वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। भाई जहां भी लिम्फेटिक सिस्टम होगा वहां पे ब्लड वास्कुलर सिस्टम होगा ही होगा। तो ये बात आपने कहाँ पढ़ लिया है? नहीं, पहले सारा बताइए। सारा समदानी, लिम्फेटिक सिस्टम हर वो जगह पे होगा जहाँ पे ब्लड वास्कुलर, बल्कि कुछ जगहों पे तो लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट भी होता है। कहाँ एब्सेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम बताइए? और लिम्फ एब्सेंट होता है कहाँ पे? बॉडी के किस पोर्शन में? कैपिलरी पहुंचता है जहां जहां कैपिलरी पहुंचता है वहां वहां लिम्फेटिक कैपिलरी होता है। लिम्फेटिक कैपिलरी मोर वाइडर इन कंपेयर टू ब्लड कैपिलरी। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा वाइडर होगा वो आसानी से पहुंचेगा, या जो लेस वाइडर होगा वो आसानी से पहुंचेगा? बताओ, बताओ, तुम ही फैसला करो। ये गलत बात है, ये बात आपकी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ। समझ रहे हैं बात को? ये 10th में पढ़ा दिया जाता है इस तरह की चीजें। टीचर्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ये बात बता देते हैं आपको। 9th 10th में टीचर ने पढ़ाया होगा, क्यों? एम आई राइट ना? या कुछ बुक में भी लिख देता है, ये आलतू फालतू की बात होती है। क्यों बताओ, आई एम राइट कि रॉन्ग? चलो, नेक्स्ट फंक्शन है इसका। बोलो सारा, बोल नहीं रही हो तुम। नेक्स्ट फंक्शन है इसका डिफेंस में। भाई हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर देखो क्या होता है ना, ये जैसे लिम्फेटिक वेसल है ना, तो लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह बहुत सारे WBC का एग्रीगेशन होता है। इस एग्रीगेशन ऑफ WBC को हम क्या कहते हैं? जिसमें मेनली लिम्फोसाइट्स होता है। इस एग्रीगेशन ऑफ WBC को हम कहते हैं लिम्फ नोड। और इस लिम्फ नोड के अंदर बहुत सारा फाइट होता है किसके साइट? पैथोजन के साथ। तो लिम्फ नोड समझ में आया? लिम्फ नोड इज अ कलेक्शन ऑफ, व्हाट इज लिम्फ नोड? तो कलेक्शन ऑफ lymphocyte within the lymphatic system, collection of large number of lymphocyte within the lymphatic system। कौन सा सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलिए। तो ये कहलाता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मतलब आज के बाद समझ में आ जाएगा ना? देखो दूसरी चीज, इसी लिम्फेटिक लिम्फ नोड के अंदर फाइट होता है किससे? पैथोजन से। तो ये डिफेंस में। इसके अलावा लिम्फोसाइट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो लिम्फ के अंदर और ब्लड के अंदर दोनों के अंदर एंटीबॉडीज देखे जाते हैं। तो एंटीबॉडीज आल्सो पार्टिसिपेट इन डिफेंस। तो ये बात हो गई लिम्फ के फंक्शन की। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं लिम्फ में और ब्लड में। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड? बोलिए, आप में से कोई बता सकता है लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है? हाँ बताइए भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड? चलिए मैं आप लोगों के लिए छपा छपाया बता देता हूँ, ये देख लो। हाँ पढ़ लो। ब्लड कैसा होता है? लाल या पीला? लाल। और क्या होता है? ओपेक। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। कॉन्टेन प्लाज्मा एंड ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट। कॉन्टेन प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा का मतलब सम कंपोनेंट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है। सम contain majority of the component। प्लाज्मा कंपोनेंट, समझ में आया बात? पूरा प्लाज्मा नहीं रखता है, ठीक है। एंड WBC फ्लो रैपिडली। अब जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर प्रेशर के साथ हार्ट का प्रेशर लगता है, तो बहुत रैपिडली ब्लड का फ्लो जो होता है बहुत रैपिडली होता है। एंड ब्लड जो होता है ना, ब्लड, ये मान लो ये दिल है, तो दिल में इधर से खून आ रहा है और इधर से खून निकल रहा है, और ये ऐसे ही तो है ना।
तो ब्लड जो है ना दिल की तरफ, खून दिल से लेके आता भी है और दिल की तरफ लेके जाता भी है। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? बाई डायरेक्शनल फ्लो हुआ कि नहीं ब्लड का? लेकिन अगर यही दिल है तो इस दिल में लिम्फ खाली इधर से लिम्फेटिक सिस्टम खाली लिम्फ लेके आता ही तो है, जाता तो नहीं है। तो लिम्फ का फ्लो क्या होगा? यूनि डायरेक्शनल। तो लिम्फ फ्लो, हालांकि इसमें नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बाई डायरेक्शनल फ्लो। यूनि डायरेक्शनल फ्लो। अब आप अब उसके बाद लिखा है फ्लो रैपिडली एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल अप टू एंड फ्रॉम द टिश्यू बट डज नॉट रीच द सेल डायरेक्टली। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। फ्लो स्लोली एंड ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू सेल्स एंड वाइस वर्सा। लिम्फ फ्लो स्लोली एंड ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम, गलत लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम, ये यहाँ पे गलत कर दिया है, सेल्स टू ब्लड एंड वाइस वर्सा नहीं होगा, ठीक है ना, सेल्स टू ब्लड। अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, देखो ये आपको अभी हमने बताया ना, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज्यादा होगा, लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन बहुत कम होगा क्योंकि सिलेक्टिव सब्सटेंस ही आता है। द सीक्वेंस ऑफ फ्लो इन हार्ट, आर्टरी कैपिलरी बैक टू द हार्ट, द सीक्वेंस लिम्फेटिक कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, इंटरस्टिशियल स्पेस, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक डक्ट, जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन एंड लिम्फेटिक वेन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। इसमें कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद ब्लड एंड लिम्फ, जो कि एनी क्वेश्चन। देखो बेटा, अब एनसीईआरटी में क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या दिया है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू सम वाटर अलोंग विथ मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। देखो ध्यान देने वाली बात है, क्या सारे सब्सटेंस ब्लड से, प्लाज्मा के क्या सारे कंपोनेंट बाहर आते हैं? नहीं, सिर्फ जो वाटर सॉल्युबल है, जो ओनली जो वाटर सॉल्युबल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सारे वाटर सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एल्बुमिन का साइज काफी बड़ा होता है, वो नहीं जाता है, फाइब्रिनोजन कम आता है, ग्लोबुलिन ऑलमोस्ट सारे आ जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है many small water move out into the spaces between the cells of tissue leaving the larger protein and most of the foam element in the blood vessel। क्यों भाई, यहां तक बात समझ में आ गई ना एनसीईआरटी की? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से हैंड रेज कर दो। हाँ ठीक है। This fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid. It has a same mineral distribution as that in, मिनरल की बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है। किसकी बात कर रहा है? मिनरल की, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, मिनरल की बात कर रहा है। आप मत कहना कि प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा है। इट इज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड और प्लाज्मा में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा या डिफरेंस होगा? परसेंटेज सेम होगा या डिफरेंस होगा? मिनरल का मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारी चीजें सेम होगा या डिफरेंस होगा? प्लाज्मा में और इसमें क्या कहते हैं, लिम्फ में बिल्कुल सेम होगा। सॉरी, टिश्यू स्पेस में, टिश्यू फ्लूइड में बिल्कुल सेम होगा। टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ओकर थ्रू दिस फ्लूइड, कौन सा? टिश्यू फ्लूइड के जरिए। एज द इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन टू बैक टू द मेजर वेन। मेजर वेन का मतलब यहाँ पे सबक्लेवियन वेन है। The fluid present in lymphatic system is called lymph. Lymph is colorless fluid containing a specialized lymphocyte which are responsible for immune responses of body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, इन सब का एक important carrier है। किसका? Nutrients का और hormone का। Fat are absorbed through lymph in lacteals present in, fat are absorbed through lymph in the lacteals present in इंटेस्टाइनल विलाई, ठीक है ना। फैट जो है प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइनल विलाई में सब आपको मालूम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे की। किसकी बात करेंगे? सर्कुलेटरी पाथवे की, ठीक है। तो चलिए, कुछ पूछना है डीपीपी के क्वेश्चन से या बीटीएस के क्वेश्चन से तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? देखो जो भी बच्चे नए हैं मैं सबको आज पूरी लिंक भेज दे रहा हूँ।
क्लास लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक का सबका PDF भी भेज दे रहा हूँ। तुम लोग आज प्लीज़ क्लास को देख लेना, जो बच्चे नए हो उन सब लोग को लिए, और जो बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं जल्द से जल्द एडमिशन ले बेटा, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप लोग क्या फ़ायदा होगा, हम लोग का भी मन लगेगा पढ़ाने में, ठीक है ना। तो सुहैब साहब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर न्यू एडमिशन लो, हम लोग खुद पैकेज देंगे, अगर 20 बच्चे प्लस का एडमिशन हो जाएगा तुम्हारे बैच में तो हम लोग पैकेज देंगे खुद, हमारे पास बहुत, हमसे हमारे अच्छा से अच्छा पैकेज कहीं नहीं है, ठीक है ना, तो वी विल गिव द बेस्ट पैकेज। आप लोगों में से आज कल कौन कौन एडमिशन लेगा इस हफ्ते में? हाँ बोलो। तो कल जल्दी से सब एडमिशन लो, ठीक है ना। ये ब्रेन डेड पर्सन का ब्लड ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना देर का मरा हुआ है, अगर इमीडिएटली मरा तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो गया तो नहीं ले सकते हैं। तो करो एमयू की तैयारी में, किसने मना किया भाई, एमयू की तैयारी, अभी एमयू के टेस्ट का डेट तक नहीं आया, तो एमयू के टेस्ट के लिए अगर दिसंबर में होगा तो दिसंबर तक क्या वेट करते रहोगे भाई, तब तक पूरे हिंदुस्तान में 11th के बच्चे 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे। नहीं नहीं, फेक डॉक्टर हूँ सुहैब साहब, आई एम अ फेक डॉक्टर। सुहैब पूछ रहे हैं क्या आप रियल डॉक्टर हैं? नहीं, मैं फेक डॉक्टर हूँ, बिल्कुल सड़क छाप, ठीक है ना। नहीं बेटा, सर्जरी वाला डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, PhD वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो करा दूंगा, पहले एडमिशन तो हो, एडमिशन कराई हो समर एंड सर, नहीं ना कराई हो, एडमिशन तो लो बेटा, एडमिशन तो लो पहले, एडमिशन तो बच्चे लें, तब तो हम लोग का खुद नहीं मन कर रहा है कि, समझ रहे ना बात को, क्लास हम लोग बढ़ाएं, बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट कराएं, ठीक है ना, लेकिन हाँ तो करवा लो पहले, फिर उसका क्लास बढ़ाते हैं ना। अभी तो 2 3 4 बच्चों का एडमिशन ही लिया है, बाकी सब तो ऐसे ही कर रहे हैं क्लास, जबकि मैक्सिमम बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सब लोगों को टीचर के बारे में पता है, सब कुछ पता है, फिर भी करवा लो एडमिशन, फिर बढ़ाते हैं क्लास के ये को, शेड्यूल को, ठीक है ना बेटा। ऑफलाइन इंशाल्लाह देखो, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में शुरू हो जाएगा, जुलाई में तो मुश्किल है, लेकिन अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा ऑफलाइन, ठीक है ना। अब ऑफलाइन नहीं शुरू हुआ, अगर मान ले 3 महीने तक नहीं शुरू हुआ तो पढ़ोगे ही नहीं बेटा, ये सब मत सोचो। हाँ मुझे मालूम है 3 4 बच्चों ने ही लिया है, बस 3 बच्चों ने शायद अभी तक लिया है, सिर्फ 3 बच्चों ने, ठीक है ना। तो तुम लोग जो है ना इस बात का ध्यान रखो बेटा, एडमिशन जल्दी लो तभी तो हम क्लास बढ़ाएंगे। अब 3 बच्चों के लिए थोड़ी पूरा हफ्ता में 5 दिन क्लास होगा, समझ ना बात को। जब तक एडमिशन नहीं लेंगे तो देखिए हम लोग का भी घर गृहस्थी आप ही लोग के एडमिशन से चलता है, समझ ना बात को। अरे कोई ना आ रही, थर्ड वेव आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, किधर से, पूरब से कि पश्चिम से? अबूजर, हुमैरा और तूबा के भाई, ये सब आ रही है तो आएगी, आ रही तो आएगी, कोई थर्ड वेव नहीं आ रही। क्या सना नवाज, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? अरे ठीक है, रिकॉर्डिंग वो चलता रहेगा, क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग चलने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो तुम बड़ा बहुत सारा ये क्वेश्चन मार्क बनाई हो, किस चीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क बनाई हो बताओ ना। चलो कोई बात नहीं, तो आप सब लोग एडमिशन ले लो जल्दी से जल्दी, ठीक है, फिर बाद में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी कहो।